Hello students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vaishali and today we are going to cover part 2 of plant biology series. पार्ट 1 में हम ऑलरेडी बेसिक्स कवर कर चुके हैं. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमें कवर करने थे, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अब पार्ट 2 में हम दो मेजर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज प्लांट हॉर्मोन्स एंड प्लांट न्यूट्रिशन. सबसे पहले जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लांट बायोलॉजी से वो स्पेसिफिकली प्लांट हार्मोन से पूछे गए हैं. सो दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम क्या कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में? हम कवर करेंगे प्लांट वाटर रिलेशंस, ट्रांसपिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड फाइनली वी विल कम टू प्लांट हार्मोन्स. करेक्ट. सो अब हम स्टार्ट करेंगे प्लांट वाटर रिलेशन से. अगर हमें प्लांट वाटर रिलेशनशिप को स्टडी करना है तो उससे पहले हम वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमें स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब वाटर के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है वाटर इज पोलर. वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर. पोलर मीन्स चार्ज सेपरेशन है. कैसे है? आपका जो हाइड्रोजन है और यू हैव योर ऑक्सीजन. आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वाटर में. तो जो आपका हाइड्रोजन है वो स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो आपका ऑक्सीजन है वो स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज्ड है. एज अ रिजल्ट जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पोलर है. एंड ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज आपका वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है. बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है. वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट. करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज वाटर की हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है. वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब समझो इस बात को. वेपराइजेशन का मतलब क्या है? वेपराइजेशन मींस हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है 1 ग्राम ऑफ H2O को 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसे बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन. करेक्ट. एंड ये हीट है 586. दिस इज इक्वल टू 586 कैलोरीज. 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए 586 कैलोरीज चाहिए, विच इज अ वेरी लार्ज अमाउंट. इसी वजह से जब आपका स्वेट इवेपोरेट करता है या ट्रांसपिरेशन होता है उससे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है. यही रीजन है जब आपका स्वेट या फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर इवेपोरेट करता है दैट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट. करेक्ट.
सो यहाँ पे हमने देखा वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट एंड इट हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन. सेकेंड इज वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट. Water has high specific heat. Water has high specific heat. And the important property is cohesion. Next important property is cohesion. कोहेशन क्या है? कोहेशन का मतलब होता है जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसे बोलते हैं कोहेशन. दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन same type of molecules. तो जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में हैं उनमें कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं. जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से वाटर के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है. इस प्रॉपर्टी का रिजल्ट है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. दैट इज मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर सकते हैं टेंशन को एंड विदाउट ब्रेकिंग एक सीरीज में मूव कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली. दैट इज दे कैन रेजिस्ट द टेंशन एंड मूव विदाउट ब्रेकिंग. सो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी अबाउट आर वाटर मॉलिक्यूल्स वो क्या क्या हैं? सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल पोलर है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव है और ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव है. सेकेंडली वाटर एक्सीलेंट सॉल्वेंट है. थर्ड वाटर के पास हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है. इसका रीजन क्या है कि आपको इवेपोरेशन से ट्रांसपीरेशन से कूलिंग इफेक्ट मिलता है. प्लीज रिमेंबर दैट. सेकेंड इज वाटर मॉलिक्यूल हैज हाई स्पेसिफिक हीट एंड फिफ्थ इज कोहेशन दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. इसके साथ नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज वाटर पोटेंशियल. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. पोटेंशियल एनर्जी इज वाटर पोटेंशियल इज potential energy of water molecules. करेक्ट. कितनी पोटेंशियल एनर्जी है या स्टोर्ड एनर्जी है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के पास उसे बोलते हैं वाटर पोटेंशियल. याद रखना इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो आपका प्योर वाटर है, वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल है that is 0 megapascal. That is 0 megapascal. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्योर वाटर में पहले तो ये याद रखना कि प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होती है. अब धीरे धीरे समझो होता क्या है. जब हम वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं, एक पॉइंट और, वाटर हमेशा अपनी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है. वाटर मॉलिक्यूल्स
move from high water potential to low water potential. करेक्ट. अब जब हम वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं तो वाटर पोटेंशियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ध्यान से सुनना प्लीज, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल मैट्रिक्स पोटेंशियल and finally gravitational potential. वाटर पोटेंशियल 4 कंपोनेंट से बना है, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक्स पोटेंशियल एंड फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अब समझो, सबसे पहला है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल. psi s इज योर सॉल्यूट पोटेंशियल. एंड ये सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वाटर. कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है आपका वाटर के अंदर, वो उसकी सॉल्यूट पोटेंशियल है. दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in water. And important point, solute potential अगर बढ़ेगा तो water potential decrease होगा. दोनों इनवर्स है. अगर आप solute potential को बढ़ा रहे हो तो water potential कम होगा. Increase the solute potential water potential decreases. करेक्ट. नेक्स्ट क्या है? प्रेशर पोटेंशियल. नेक्स्ट इज योर प्रेशर पोटेंशियल. एंड योर प्रेशर पोटेंशियल डिनोट करता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेशर पोटेंशियल, इट इज रिलेटेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. नेक्स्ट, दैट इज मैट्रिक्स पोटेंशियल. नेक्स्ट इज मैट्रिक्स पोटेंशियल. मैट्रिक्स पोटेंशियल डिनोट करता है वो सारे फोर्सेस जो आपके वाटर को एक सरफेस से बाइंड करके रखते हैं. क्या बोलते हैं हम? मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या है? वो सारे फोर्सेस जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को एक मैट्रिक्स से बाइंड करके रखते हैं. दिस इज योर मैट्रिक्स पोटेंशियल. दैट डिनोट्स forces that bind water molecules to matrix or you can say a surface. वो सारे फोर्सेस जो आपके वाटर मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर मैट्रिक्स से बाइंड करके रखते हैं. लास्ट इज योर ग्रेविटेशनल potential. Next is your gravitational potential. जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हो तो आप बात कर रहे हो कि ग्रेविटी की वजह से वाटर पे कितना फोर्स लग रहा है. दैट इज
force on water due to gravity. करेक्ट. तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? आपका सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक्स पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सब मिलके बना रहे हैं आपका वाटर पोटेंशियल. लेकिन जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो ये दोनों नेग्लिजिबल हैं. ये दोनों नेग्लिजिबल होते हैं. इसलिए हम फाइनली कंक्लूड करते टाइम, जब हम फाइनली कंक्लूड करते हैं, तो हम वाटर पोटेंशियल को इक्वल लेते हैं, वाटर पोटेंशियल को इक्वल लेते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. करेक्ट. अब ध्यान से सुनो, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी क्यों? हमें प्लांट और वाटर का रिलेशनशिप स्टडी करना है. तो हमें प्लांट में ट्रांसपोर्ट भी कराना है, एब्जॉर्ब भी कराना है वाटर को. तो डिफरेंट डिफरेंट ये जो प्रॉपर्टीज आपने यहां तक पढ़ी, वो सब कंबाइन होके प्लांट को हेल्प करती हैं वाटर को यूटिलाइज करने में, एब्जॉर्ब करने में. उसी से रिलेटेड जब हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, उसी से रिलेटेड हमें सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसपीरेशन. सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्रांसपीरेशन. वेरी इजी, हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आते हैं. ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दैट इज loss of water in the form of water vapors from aerial parts of प्लांट्स. करेक्ट. और स्पेशली मेंशन करूं लीव्स, स्पेशली फ्रॉम लीव्स. करेक्ट. लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स के थ्रू जो ट्रांसपीरेशन होता है वो होता है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. वो पोर्स जिनके थ्रू वाटर लॉस होता है, दैट इज स्टोमेटा. तो जब हम बात करते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटल अपरटस की, उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है? हमारे पास हैं गार्ड सेल्स. हमारे पास दो गार्ड सेल्स हैं. दोज आर, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, किडनी शेप्ड और डंबल शेप्ड. किडनी शेप्ड और डंबल शेप्ड. करेक्ट. नाउ याद रखना है, जो आपकी गार्ड सेल्स हैं उनकी जो इनर वॉल्स हैं, गार्ड सेल्स की ये जो इनर वॉल्स हैं ये होती हैं थिक, और जो आउटर वॉल्स होती हैं वो होती है थिक. इनर वॉल्स आर thick and outer walls are thin. And next जो important है that is guard cells में radially placed सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं. दैट इज ये आपकी गार्ड सेल्स हैं तो रेडियली ऐसे होते हैं आपके, रेडियली प्लेस्ड. ये रेडियली प्लेस्ड जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं क्या करते हैं आपकी गार्ड सेल्स को, जब वो स्वेल करती है वाटर एब्जॉर्प्शन से, जब स्वेल करती है उसे स्वेल होने में या आप कहोगे स्प्रेड होने में हेल्प करते हैं.
क्या इंपॉर्टेंट फीचर है? रेडियली प्लेस्ड सेलुलोज माइक्रो फिब्रिल्स। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स अभी याद रखना। सबसे पहले क्या है? किडनी शेप्ड और डंबल शेप्ड, इनर वॉल्स आर थिक एंड आउटर वॉल्स आर थिन, रेडियली प्लेस्ड सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। गार्ड सेल को सराउंड करते हुए हमारे पास हैं सब्सिडरी सेल्स। एंड एक और इंपॉर्टेंट फीचर, आपके गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट का क्या यूज है अभी देखना। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? सेकेंड वी हैव आर subsidiary cells and between the guard cells we have stomatal pore. करेक्ट। एंड स्टोमेटल अपैरेटस का पूरा फंक्शन क्या है? गैशियस एक्सचेंज। मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटल अपैरेटस इज गैशियस एक्सचेंज। क्या क्या दिख रहा है? एपिडर्मल सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर। अब जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा की, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा मीन स्टोमेटा काम कैसे करता है। स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग करानी है। मैकेनिज्म ऑफ stomatal opening and closing. Mechanism of stomata opening and closing. सबसे पहले ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती क्यों है? बिकॉज ऑफ चेंज इन टर्जिडिटी। क्यों होती है ओपनिंग और क्लोजिंग? चेंज इन टर्जिडिटी। जब टर्जिडिटी बढ़ती है, टर्गर प्रेशर बढ़ता है, स्टोमेटा टर्जिडिटी इंक्रीज होती है तो आपका स्टोमेटा ओपन अप होता है एंड फाइनली जब टर्जिडिटी डिक्रीज होती है, टर्जिडिटी डिक्रीज होती है, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है स्टोमेटा क्लोज होता है। नाउ टर्जिडिटी इंक्रीज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी इंक्रीज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एंट्री of water into guard cells. गार्ड सेल्स में जो वाटर की एंट्री होती है उसकी वजह से आपकी गार्ड सेल्स स्वेल अप होती हैं एंड योर स्टोमेटा ओपन्स। एंड फाइनली स्टोमेटा क्लोज कब होता है? बिकॉज ऑफ loss of water from guard cells.
करेक्ट। ये हो गया मैकेनिज्म। पहले हमने बेसिक देखा कि ओपनिंग और क्लोजिंग का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। बेसिक मैकेनिज्म है चेंज इन टर्जिडिटी। जब टर्जिडिटी बढ़ती है तो स्टोमेटा ओपन होता है। अब ये टर्जिडिटी बढ़ती क्यों है? क्योंकि जो आपकी गार्ड सेल्स हैं उनमें वाटर की एंट्री होती है। एंड टर्जिडिटी डिक्रीज होती है तो स्टोमेटा क्लोज होता है। क्लोज क्यों हो रहा है? टर्जिडिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि पानी जो है वो गार्ड सेल से बाहर जा रहा है। अब देखो होता क्या है। मैंने बोला टर्जिडिटी इंक्रीज होती है क्योंकि पानी एंटर करता है गार्ड सेल्स के अंदर। लेकिन जब मैंने फर्स्ट स्लाइड बताई थी तो मैंने ये बताया था वाटर अपनी पानी की एंट्री हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने बताया था कि वाटर जो है अपनी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। दैट मीन्स अगर पानी एंटर कर रहा है तो गार्ड सेल्स में लो वाटर पोटेंशियल है। करेक्ट। अगर गार्ड सेल्स में वाटर एंटर कर रहा है, क्यों एंटर करेगा? क्योंकि उसके अंदर लेस वाटर पोटेंशियल है, लो वाटर पोटेंशियल है। अब ये वो वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हुई कैसे? ये कम इसलिए हुई क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गई। मैंने ये बताया था सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ाओगे तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगी। तो जब गार्ड सेल्स में लो वाटर पोटेंशियल हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गई है। अब ये सॉल्यूट पोटेंशियल, आपको पता है स्टोमेटल ओपनिंग डे टाइम पे होती है, तो डे टाइम पे सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होती कैसे है? डे टाइम पर तीन चीजें काम करती हैं ताकि गार्ड सेल्स में सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाए। कौन कौन सी? एक तो गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। फर्स्ट इज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस। सेकेंड, मैलेट का बायोसिंथेसिस होता है। एंड फाइनली स्टार्च ब्रेक डाउन होता है। करेक्ट। ये तीनों चीजें, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाना, मैलेट का बायोसिंथेसिस कराना, स्टार्च का ब्रेकडाउन कराना, ये तीनों चीजें मिलके क्या करती हैं? सॉल्यूट पोटेंशियल को बढ़ाती हैं। नाउ मैलेट बायोसिंथेसिस, स्टार्च ब्रेकडाउन वी कैन सी फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा। अब पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है वो देखो। डे टाइम में जब लाइट होती है हमारे पास एक कैरोटीनाइड है जियाजेंथिन। हमारे पास है जियाजेंथिन। दिस इज अ कैरोटीनाइड। ये कैरोटीनाइड एब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट को, एब्जॉर्ब्स ब्लू लाइट। एंड जियाजेंथिन जब ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये जो प्रोटॉन पंप्स हैं आपके गार्ड सेल मेम्ब्रेन में उनको ओपन करता है, एब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट को एंड opens proton pumps in guard cell membrane. Now अगर गार्ड सेल मेम्ब्रेन से प्रोटॉन पंप्स ओपन हो गए तो होता क्या है? गार्ड सेल के
प्लाज्म से हाइड्रोजन आयंस बाहर जाएंगे। करेक्ट। प्रोटॉन पंप्स ओपन होंगे तो गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म से जो आपके प्रोटॉन आयंस है वो बाहर जाएंगे। एंड अब आपने देखा बाहर और अंदर की तरफ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो क्या जनरेट होने वाला है, हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मिलेगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स मिलेगा। इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयंस ओपन होते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयंस ओपन। एंड नाउ आयन चैनल्स ओपन हो गए तो पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम एंटर्स इनटू गार्ड सेल्स। यही कराना था, पोटेशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाना था। वो किसकी वजह से हुआ, सबसे पहले जब ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ जियाजेंथिन से, उसने ओपन किए प्रोटॉन पंप्स इन गार्ड सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से आपके जो प्रोटॉन्स थे वो साइटोप्लाज्म से बाहर चले गए, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट हुआ, जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए। एंड फाइनली पोटेशियम एंटर करता है गार्ड सेल्स में, बढ़ा दी पोटेशियम की कंसंट्रेशन, मैलिट बायोसिंथेसिस हो गया, स्टार्च हो गया। अल्टीमेटली क्या होगा, सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ गई। सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ गई तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गई, कम हो गई। एंड अल्टीमेटली वाटर एंटर करता है आपके गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या करती हैं, स्वेल हो जाती हैं एंड योर स्टोमेटल पोर ओपन्स। एंड इन द नाइट ये सारे प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाता है एंड योर स्टोमेटा क्लोजेस। नाउ जो चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहले आपको स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से पता होना चाहिए, और ये पूरा प्रोसेस भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये कैसे हो रहा है। तो हमने एक प्रोसेस जो हमारा प्लांट वाटर रिलेशनशिप का था, दैट इज ट्रांसपिरेशन, वो कवर किया। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे कराओगे, सॉइल से वाटर को रूट तक कैसे लाओगे। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये जो आपका एब्जॉर्प्शन है वाटर का, दैट इज सॉइल से रूट तक, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। दैट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखो समझो इस बात को, जब ये आपका प्लांट है, जब लीव से वाटर लॉस हो गया, जब लीव से वाटर लॉस हो गया तो सोचो यहां पे क्या होगा, यहां पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा ना, लो वाटर पोटेंशियल, करेक्ट। लेकिन सॉइल में क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल
सॉइल में क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल, एंड वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, इसलिए सॉइल से योर वाटर एंटर्स जाइलम. करेक्ट. दैट इज जब ट्रांसपिरेशन हुआ, लीफ से जब वाटर लॉस हुआ तो वहां पर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गई, एंड सॉइल में वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई है, जिसकी वजह से वाटर अपनी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, एंड अल्टीमेटली रूट से जाइलम तक पहुंच जाता है. करेक्ट. लेकिन जाइलम तक तो आ गया, अब आगे भी तो ट्रांसपोर्ट कराना है ना. अगर हमें आगे ट्रांसपोर्ट कराना है, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए भी काम करता है आपका ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन पुल, दैट इज आपने वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में देख लिया कि वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस था, इसलिए वाटर ने एंट्री करी. दूसरा, जब ट्रांसपिरेशन की वजह से यहां से वाटर लॉस होता है तो एक सक्शन प्रेशर भी क्रिएट होता है. सक्शन प्रेशर भी क्रिएट होता है जो आपके वाटर को जाइलम से ऊपर की तरफ पुश करता है, पुल करता है. दैट इज जब आपके ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है तो वहां पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जो पुल करता है जाइलम से वाटर को ऊपर की तरफ. करेक्ट. तो हमने यही बोला ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, एंड एक मॉडल है जो डिफाइन करता है, दैट इज कोहेशन टेंशन मॉडल, डिस्क्राइब करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. कोहेशन टेंशन मॉडल डिस्क्राइब करता है कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. ये मॉडल कहता है कि वाटर के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो पाता है, और वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कोहेशन, दूसरी है अडहेशन, एंड लास्ट इज योर सरफेस टेंशन. दैट इज ये तीनों प्रॉपर्टीज मिलके वाटर का ट्रांसपोर्ट कराती हैं. कोहेशन क्या है, कोहेशन है अट्रैक्शन बिटवीन, जो हमने पढ़ लिया, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. अडहेशन क्या है, इट इज द एबिलिटी कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर सरफेसेस से अट्रैक्ट होता है. अट्रैक्शन बिटवीन पोलर सरफेसेस एंड वाटर. पोलर सरफेस किसका है, ट्रैकिड्स का पोलर सरफेसेस है. सरफेस टेंशन इज वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट. वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट each other more in liquid state. That states कि ये तीनों प्रॉपर्टीज प्लस ट्रांसपिरेशन पुल मिलके ट्रांसपोर्ट कराते हैं आपके वाटर का फ्रॉम जाइलम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट.
तो जब हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप हम देख रहे हैं तो हमने सबसे पहले स्टडी किया properties of water, that is water molecule is polar. Second, water is excellent solvent. Third, water has high heat of vaporization. Next is water has high specific heat. And fifth, that is cohesion, attraction between water molecules. Next is water potential, that is potential energy of water molecules. Pure water has 0 megapascal of water potential. Water molecules move from higher water potential to low water potential. जब हम बात करते हैं वाटर पोटेंशियल की तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंपोनेंट्स: सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक्स पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सोल्यूट पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगी वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगी. सेकेंड, प्रेशर पोटेंशियल. सेकेंड इज pressure potential, that is hydrostatic potential or hydrostatic pressure. Matrix potential, forces that bind water molecules to matrix. Gravitational potential, force due to gravity. तो जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, ये नेग्लिजिबल होते हैं जिसकी वजह से हम इन दोनों को इग्नोर करते हुए अल्टीमेटली वाटर पोटेंशियल को इक्वल लेते हैं सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल के. Next is transpiration, plant water relationship, loss of water in the form of water vapors from aerial parts of the plant. And specifically बात करें leaves, and leaves में किसकी बात करेंगे? स्टोमेटा की. तो स्टोमेटा का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो गार्ड सेल्स है, सब्सिडियरी सेल्स है एंड स्टोमेटल पोर्स है. गार्ड सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, किडनी शेप्ड और डंबल शेप्ड सेल्स होती हैं, इनर वॉल्स थिक होती हैं, आउटर वॉल्स थिन होती हैं, रेडिली प्लेस सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आपकी गार्ड सेल्स को स्वेल होने में. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन टर्जिडिटी. जब टर्जिडिटी बढ़ती है उससे आपकी जो स्टोमेटा है वो ओपन अप हो जाता है. और टर्जिडिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि वाटर गेन होता है. टर्जिडिटी डिक्रीज होती है, स्टोमेटा क्लोज होता है क्योंकि वाटर लॉस होता है. अब गार्ड सेल में अगर पानी एंटर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पे वाटर पोटेंशियल कम है. अब कम क्यों है? क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है. तो सोल्यूट पोटेंशियल को ज्यादा कैसे करेंगे? पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, मेलेट बायोसिंथेसिस कराएंगे, दैट इज सोल्यूट्स ऐड करा रहे हो बेसिकली, स्टार्च ब्रेक डाउन कराएंगे. तो जियाजेंथिन जो आपका कैरोटिनॉइड है वो एब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट को, जिसकी वजह से प्रोटॉन पंप्स ओपन होते हैं गार्ड सेल्स के. प्रोटॉन्स बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट करेंगे जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन होंगे और पोटेशियम एंटर करेगा गार्ड सेल्स के अंदर. पोटेशियम चैनल्स ओपन एंड फाइनली पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा? पानी एंटर करेगा, सेल स्वेल अप हो जाएंगी एंड फाइनली स्टोमेटा ओपन अप हो जाएगा. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करें कि अब पानी को एब्जॉर्ब भी करना है सॉइल से और उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे. पहली बात, एब्जॉर्ब होता क्यों है? एब्जॉर्ब इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन से एक पुल जनरेट होता है, एक डिफरेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल जनरेट होता है. जब आपकी लीव से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है वहां पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाती है एंड सॉइल के पास वाटर पोटेंशियल ज्यादा है जिसकी वजह से वाटर एंटर करता है जाइलम में. ट्रांसपोर्ट क्यों होता है? ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है जो पुल करता है जाइलम के थ्रू वाटर को. याद रखना ये वही हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से मूव कर रहा है. फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है कोहेशन टेंशन मॉडल कि 3 प्रॉपर्टीज मिलके काम करती हैं आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में. कोहेशन, दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. एडेशन, अट्रैक्शन बिटवीन पोलर सर्फेसिस एंड वाटर, दैट इज पोलर सर्फेस किसका है? ट्रैकिड्स का पोलर सर्फेस है. सरफेस टेंशन किसका है? वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं अपने आप को लिक्विड स्टेट में ज्यादा एज कंपेयर टू योर गैसियस स्टेट. तो दिस कम्स टू द एंड ऑफ प्लांट वाटर रिलेशनशिप जिसमें आपने पढ़ा ट्रांसपिरेशन और नेक्स्ट आपने देखा ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अब बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन की, दैट इज मिनरल को प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा.
तो मिनरल न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स बाय प्लांट एंड इट्स यूटिलाइजेशन। प्लांट ने एब्जॉर्ब करना है आपके मिनरल्स को और उनको यूटिलाइज करना है। तो जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मिनरल्स एंड non-essential minerals। करेक्ट। एसेंशियल मिनरल्स क्या है? वो मिनरल्स जिनके बिना आपका प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकता, या फिर इस मिनरल के बिना कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रुक जाएगा। दैट इज एसेंशियल मिनरल्स क्या है? minerals without which plant is not able to complete its life cycle or physiological process। नॉन एसेंशियल मीन्स अगर आप इनका सब्स्टिट्यूट दो तो भी प्लांट सरवाइव कर सकता है, अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सकता है। तो जब हम एसेंशियल मिनरल्स की बात करते हैं, जब हम एसेंशियल मिनरल्स पर आते हैं, एसेंशियल मिनरल्स पर आते हैं तो ये दो डिफरेंट टाइप के हैं। एसेंशियल मिनरल्स भी दो डिफरेंट टाइप्स के हैं, मिनरल एंड नॉन मिनरल। देखो अब एसेंशियल मिनरल्स भी दो डिफरेंट टाइप के हैं, नॉन मिनरल एंड मिनरल्स। नॉन मिनरल का मतलब क्या है? नॉन मिनरल का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्यों? डिराइव्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर और वाटर। ये जो मिनरल्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि इनको हमने सॉइल से नहीं लिया, एटमॉस्फेयर या वाटर से लिया, इन्हें बोलते हैं नॉन मिनरल। वहीं पे मिनरल्स एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम सॉइल। एग्जाम्पल मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकल एंड मैनी अदर। तो ये है आपकी टेबल। एंड मिनरल्स, एक चीज और, मिनरल का जो अब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस होता है। करेक्ट। नाउ ये एक टेबल है जो डिनोट करती है सारे मिनरल्स, उनकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म और उनके रूल्स। सबसे पहला नाइट्रोजन, एब्जॉर्प्शन फॉर्म क्या है? नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन। और काम क्या है? रिक्वायर्ड बाय ऑल मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स एंड मेरिस्मेटिक टिश्यूज। Phosphorus, ionic forms constitute cell membrane, proteins, all nucleic acid and nucleotides required for ATP formation.
Potassium, this is absorbed in the form of ions, required in abundance by meristematic tissues, birds, leaves, root tips, etc. Maintains ion cation balance in the cells, very important. And involves in opening and closing of stomata and maintains turgidity of cell, जो आपने already देख लिया अभी. Calcium, meristematic and differentiating tissues, formation of mitotic spindles, activates enzyme synthesis of middle lamella of cell wall during cell division. Magnesium activates enzyme of respiration, photosynthesis, DNA RNA synthesis, ring structure of chlorophyll. Important. जो important है वो मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में जरूर पूछा जा सकता है. सल्फर सल्फेट फाउंड इन अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मिथ्योनिन. फिर बात करेंगे आयरन की, कॉन्स्टिट्यूट प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सच एज साइटोक्रोम एंड फेरेडॉक्सिन. याद रखना मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, प्लीज जो मेन है एटलीस्ट उनको तो याद कर लेना. मैग्नीज एक्टिवेट्स एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. Zinc synthesis of oxygen and activates carboxylase enzymes. Copper overall metabolism of plant and activates enzyme involved in redox reaction. Boron involved in pollen germination, in cell elongation and differentiation. Molybdenum involved in nitrogen metabolism, very important. Enzymes like nitrogenase and nitrate reductase. अगर enzyme का नाम है that is also important. एंड ये तो आई थिंक याद होना ही चाहिए कि मॉलिबिडनम आपके नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेस का कंपोनेंट है. क्लोरीन इन्वॉल्व इन वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिटरमाइंस द सॉल्यूट कंसंट्रेशन. तो ये हैं आपके डिफरेंट मिनरल्स, उनकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म्स और उनके फंक्शंस. फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं, याद हो जाने चाहिए. मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज नेक्स्ट इज अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. जो लीव ने सिंथेसाइज कराया है उसको ट्रांसपोर्ट करना है हमें, करेक्ट. फिर हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम. उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, दैट इज जो आपके मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए हैं, आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब हुए हैं ना, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स. हो गए आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब. अब जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे से. एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे. एपोप्लास्ट पाथवे की बात करती हूं तो ये होता है थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस. दिस इज थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस. जहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ वहां से लेकर दैट इज एपिडर्मिस को क्रॉस करते हुए, रूट हेयर्स को क्रॉस करते हुए, कॉर्टेक्स को क्रॉस होते हुए जब एंडोडर्मिस तक आता है वहां पे एपोप्लास्ट पाथवे रुक जाता है, स्टॉप्स एट एंडोडर्मिस. अब एंडोडर्मिस तक क्यों रुकता है, क्योंकि वहां पे है आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप. कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, सुबेरिन का डिपोजिशन है जो आपकी वाटर मूवमेंट को स्टॉप करता है. याद रखना ये इंपॉर्टेंट है. एपोप्लास्ट पाथवे आके रुकता है आपके एंडोडर्मिस पर, क्यों, क्योंकि वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप है, सुबेरियन की डिपोजिशन है जो वाटर मूवमेंट को स्टॉप कर देती है. उससे आगे जो पाथवे होता है दैट इज सिम्प्लास्ट. एंड सिम्प्लास्ट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज
cell to cell transport through plasmodesmata. देखो, ये है आपका सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे. एपोप्लास्ट पाथवे रहा थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, यहां दिखेगा, करेक्ट. एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, this is your simplast pathway through the cells entering inside the cells, करेक्ट. तो ये डिफरेंट पाथवेज है जिससे आपका आयंस जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. आयंस की जब ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो आयंस बल्क फ्लो के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, मास फ्लो के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, या फिर डिफ्यूजन के थ्रू. डिफ्यूजन पता है, दैट इज सब्सटेंसेस मूविंग अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मास फ्लो इज अलोंग विद वाटर. आयंस जब पानी के साथ फ्लो करते हैं दैट इज मास फ्लो. एंड बल्क फ्लो की बात करें, बल्क फ्लो मींस लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस एक साथ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट. ये फॉलो करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट. करेक्ट. तो आयंस तीन तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, बल्क फ्लो के थ्रू दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करते हैं, मास फ्लो दैट इज अलोंग विद वाटर, एंड डिफ्यूजन इज अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो ये बात हो गई आयंस की ट्रांसपोर्ट की. दैट अब नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम. नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन through phloem. This is through source sink relationship, source sink relationship. सोर्स क्या है? वो जिसके पास फूड है, सिंक जिसको उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस फूड की जरूरत है. सोर्स हैविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस and sink which requires those organic substances. अब याद क्या रखना है, डिफरेंट सीजन्स में सोर्स सिंक रिलेशनशिप चेंज होता है. डिफरेंट सीजन में डिफरेंट सोर्स होता है, डिफरेंट सिंक होते हैं. करेक्ट. अब होता क्या है वो देखो. सबसे पहले सोर्स पर, करेक्ट, सोर्स पर सीव ट्यूब्स में लोडिंग होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, शुगर्स की लोडिंग होती है एट, हम बात कर रहे हैं एट सोर्स. लोडिंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, loading of organic substances into sieve tube. और ये जो लोडिंग होती है वो एटीपी डिपेंडेंट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. अब एक बात बताओ, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डाल दिया मतलब सोल्यूट डाल दिया, करेक्ट. सोल्यूट पोटेंशियल तो बढ़ा दी, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज. इस लोडिंग की वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज.
करेक्ट। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, फ्लोएम के बाद क्या है, जाइलम, जाइलम में क्या है, वाटर। तो अगर यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है तो जाइलम से वाटर किस में एंटर करेगा, योर सीव ट्यूब्स, वाटर एंटर्स। नाउ अब वाटर की जब एंट्री हो गई तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया, लेकिन सिंक पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा ना, कोई लोडिंग नहीं हो रही, कोई वाटर की एंट्री नहीं, कोई टर्गर प्रेशर नहीं बढ़ रहा। सिंक पर क्या है, टर्गर प्रेशर कम है। एट सिंक टर्गर प्रेशर इज लेस, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है ना चीजें, तो सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा आपका, जो भी आपने लोडिंग की है शुगर्स की वो सारी जाएंगी टुवर्ड्स सिंक, एंड सिंक पर पहुंचने के बाद की जाएगी अनलोडिंग। सबसे पहले एटीपी की हेल्प से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सीव ट्यूब में लोड किया गया। अब इससे हमारी सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गई, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ने की वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो गई, वाटर पोटेंशियल की कम होने की वजह से वाटर ने एंटर किया सीव ट्यूब्स में, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ गया। लेकिन सिंक पर तो टर्गर प्रेशर कम है ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे एंड फाइनली अनलोडिंग करेंगे एंड योर सब्सटेंसेस विल बी डिलीवर्ड टू योर सिंक। तो इस तरह से काम करता है आपका ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम, that is sugar leaves sieve tubes, water flows by osmosis due to difference in water potentials, sugar solution flows to regions of low turgor pressure, water enters sieve tubes follows by osmosis, that is high turgor pressure का केस है, leave sieve tubes for metabolism storage and follows the osmosis। ये डिनोट कर रहा है ट्रांसलोकेशन थ्रू ट्रांसलोकेशन through phloem। Correct? Now coming to next part of the lecture, that is plant hormones, very important, many questions can be asked from this part, तो प्लीज अच्छे से सुनना, अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लांट हॉर्मोन्स। सबसे पहले प्लांट हॉर्मोन्स के क्या क्या फीचर्स हैं, दीज आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, and produced by plant itself, next required in low concentrations, एंड जर्नली जो आपके प्रोडक्शन साइट है जहां पर आपके प्लांट हॉर्मोन्स बनते हैं और फाइनली उनकी जो टारगेट साइट है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। ऑफन प्रोडक्शन साइट एंड टारगेट साइट are different, correct? So ये different features हैं आपके plant hormone के, these are signaling molecules produced by plant itself, required in low concentration, often production site and target site are different। अब
एक्चुअली प्लांट हॉर्मोन्स पर आते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, करेक्ट। कहां डिस्कवर्ड हुआ था? सिलोप्टाइल, ओट सिलोप्टाइल में डिस्कवर्ड हुआ था, करेक्ट। नाउ अगर हम ऑक्सिन की बात करते हैं तो 3 मेजर ऑक्सिन्स हैं, नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स की बात कर रहे हैं। ऑक्सिन्स में हमारे पास हैं IAA, IBA and PAA, that is indole 3 acetic acid, indole 3 butyric acid and phenyl acetic acid. एंड जो क्वेश्चन आया है इसी पार्ट से आया है, इंपॉर्टेंट। दोनों बार क्वेश्चन इसी पार्ट से है, ऑक्सिन पार्ट से। तो ऑक्सिन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब हम बात करते हैं ऑक्सिन में, तो ऑक्सिन का साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस है शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड यंग लीव्स। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ऑक्सिन जब सिंथेसाइज होता है शूट एपिकल मेरिस्टम में, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, दैट इज शूट से रूट की तरफ जाता है, एंड बेसिपिटल होता है, दैट मीन्स बेस की तरफ होता है, एंड सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है। क्या याद रखना है? जो आपका ऑक्सिन है उसका ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शनल में है। बेसिपिटल है, बेस की तरफ जाता है, रूट्स की तरफ जाता है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, एंड इसका जो पाथवे है दैट कैन बी ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट और ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट, दोनों पाथवे से सिंथेसाइज हो सकता है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स की। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहीं कहीं जगहों पे ना, जब हम कर रहे थे डिस्कशन अलग अलग टॉपिक्स, वहां पे हमने ऑक्सिन का डिस्कशन किया है, तो अगर किसी को याद होगा तो पता होंगे एक दो फंक्शंस। जर्नल से स्टार्ट करती हूँ। सेल इलॉन्गेशन, ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सेल डिवीजन, प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को, एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जो एपिक्स वाले बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, लेटरल बर्ड की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, रूट इनिशिएशन कराता है, टिश्यू कल्चर में पढ़ा है ये, रूट इनिशिएशन इन टिश्यू कल्चर, एंड सेल इलॉन्गेशन, सेल डिवीजन, एपिकल डोमिनेंस, प्रमोशन, रूट इनिशिएशन, एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फोटोट्रोपिज्म में रोल होता है। जो आपकी स्टेम की बेंडिंग है टुवर्ड्स लाइट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन ऑक्सिन। क्यों? देखो, ये आपकी स्टेम है,
ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ आपकी लाइट है, तो ये जो पार्ट है जहां पे लाइट नहीं आ रही वहां पे कराता है सेल इलोंगेशन। ये चीज याद रखना, सेल इलोंगेशन कराता है, और वो भी उस जगह पर जो लाइट से दूर है। सेल इलोंगेशन कराता है इस एरिया पर, जिसकी वजह से योर स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। इंपॉर्टेंट है ये। तो इफेक्ट्स क्या है ऑक्सीजन के, सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है, रूट इनिशिएशन कराता है टिश्यू कल्चर में, एंड फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंट। एंड टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कमिंग टू नेक्स्ट, जिब्रेलिन, दैट इज डाइटर्पिनॉइड एसिड्स है ये। दीज आर डाइटर्पिनॉइड एसिड, ये याद रखना, डाइटर्पिनॉइड acids and 136 gibberellins known, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट GA3 है। करेक्ट। साइट ऑफ सिंथेसिस की अगर बात करूं, तो जो यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट है, यंग शूट, लीव्स, उनमें सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस इन यंग पार्ट ऑफ प्लांट्स। अगर इफेक्ट्स की बात करें, आपके लिए मेजर पोर्शन है डिफरेंट टाइप्स, जो भी प्लांट हार्मोन्स है उनके टाइप्स पता होने चाहिए और उनके मेजर इफेक्ट्स पता। अगर हम फंक्शंस की बात करें जिब्रेलिन की, पार्थिनोकार्पी, इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनहिबिट करता है रूट इनिशिएशन, एंड इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। नेक्स्ट कमिंग टू साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम क्यों रखा गया, क्योंकि प्रमोट करता है साइटोकाइनेसिस को। तो सबसे पहले नाम इसलिए है क्योंकि प्रमोट करता है साइटोकाइनेसिस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट जियाटिन। करेक्ट। इफेक्ट्स देख लेते हैं, पहले साइट ऑफ सिंथेसिस देखते हैं। फर्स्ट साइट ऑफ सिंथेसिस देखते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज में ज्यादा पाया जाता है। साइट ऑफ सिंथेसिस मेरिस्मेटिक टिश्यू या फिर ग्रोइंग टिश्यूज में पाया जाता है। अब इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट्स, अगर साइटोकाइनेसिस प्रमोट कर रहा है तो सेल डिवीजन प्रमोट करता है, मॉर्फोजेनेसिस प्रमोट करता है टिश्यू कल्चर में, and next is leaf expansion, stomatal opening. करेक्ट। मेजर कौन सा है, जिएटिन। कहाँ पे है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज में, ग्रोइंग टिश्यूज में है। सेल डिवीजन, मॉर्फोजेनेसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट।
लीव एक्सपेंशन, स्टोमेटल ओपनिंग. एब्सिसिक एसिड एज वी नो स्ट्रेस हार्मोन है हमारे प्लांट का. दिस इज द स्ट्रेस हार्मोन. एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी याद रखनी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिपल रिस्पॉन्स. अब अगर स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस की कंडीशन में आ रहा है, तो ऐसी चीजें करेगा ना जिससे प्लांट थोड़ा सा कंजर्व हो जाए, करेक्ट, प्रोटेक्ट हो जाए. तो क्या क्या कर सकता है, प्लांट ग्रोथ को थोड़ा सा इनहिबिट करना स्टार्ट करेगा. तो अगर हम इफेक्ट्स पर जाते हैं, तो हमारा एब्सिसिक एसिड क्या क्या करने वाला है. सबसे पहले इनहिबिट करता है शूट ग्रोथ को, और एक चीज और, इनहिबिट करता है शूट ग्रोथ को और जिब्रेलिन के इफेक्ट को इन्वर्स करता है. नेक्स्ट, इनहिबिशन सिंथेसाइज, सीड्स में स्टोरेज प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है. सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज प्रोटीन इन सीड्स. एंड फाइनली, क्योंकि स्ट्रेस का कंडीशन में आ रहा है, तो आपकी डोरमेंसी को मेंटेन करता है. मेंटेनेंस ऑफ डोरमेंसी. प्लीज ये याद रखना, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड है, ट्रिपल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इफेक्ट्स इनहिबिट शूट ग्रोथ, इनवर्स इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन, synthesis of storage protein in seeds, and maintenance of dormancy. Last, that is ethylene, gaseous hormone. मेजर पॉइंट यही है कि ये गैशियस हार्मोन है, एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अब अगर बात करें इफेक्ट्स की, अगर हम बात करते हैं इथाइलिन के केस में, तो आपका ये गलती से यहाँ पे लिख गया, triple response is not an effect of abscisic acid. Triple response in an effect of your ethylene. Triple response. Correct? Effects की अगर हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट ripening of fruits. Ripening of fruits, induces femaleness in dioecious plants. जो आपके dioecious फ्लावर्स होते हैं, उनमें फीमेलनेस जो इंड्यूस कराता है वो इथाइलिन कराता है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया लीव सेनेसेंस, एंड एब्सिशन इन प्लांट्स. एब्सिशन का मतलब क्या होता है, एब्सिशन का मतलब होता है शेडिंग. जो ओल्डर पार्ट्स है प्लांट के, उनकी शेडिंग कराता है आपका इथाइलिन. तो जब हमने स्टार्ट किया प्लांट हार्मोन से, these are signaling molecules produced by plant itself, required in low concentration, production site और target site different है. ऑक्सिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है और सबसे पहला हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया था फ्रॉम द ओट सिलोप्टाइल. ऑक्सिन 3 है, IAA, IBA, PAA, that is indole 3 acetic acid, indole 3 butyric acid, phenyl acetic acid. Site of synthesis, shoot apical meristem, young leaves. ट्रांसपोर्ट की बात करें, यूरी डायरेक्शन है, बेसिपिटल है, बेस की तरफ जाता है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है. इफेक्ट सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, एपिकल डोमिनेंस प्रमोशन, रूट इनिशिएशन इन टिश्यू कल्चर एंड फोटोट्रॉपिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट.
जिब्रेलिन डाइटर्पिनॉइड एसिड है, 36 जिब्रेलिन नोन है, GA3 सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड साइट ऑफ सिंथेसिस इज यंग पार्ट ऑफ प्लांट्स, इफेक्ट्स इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, डोरमेंसी इनहिबिट रूट इनिशिएशन, एंड देन साइटोकाइनिन प्रमोट साइटोकाइनेसिस, जिएटिन साइट ऑफ सिंथेसिस मेरिस्मेटिक टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यूज में बेसिकली पाया जाता है, इफेक्ट सेल डिवीजन, मॉर्फोजेनेसिस इन टिश्यू कल्चर, लीफ एक्सपेंशन, स्टोमेटल ओपनिंग. Abscisic acid is your stress hormone, inhibit shoot growth, inverse effect of gibberellin, synthesis of storage protein in seeds, maintenance of dormancy. Methylene is a gaseous hormone, triple response के लिए responsible है, effects ripening of fruits, induces ripening of fruits, ये important है इस पॉइंट का. Femaleness in dioecious flowers, leaf senescence and abscission in plants. Abscission क्या है? जो older parts है उनका basically shedding कराना होता है. तो now लेट्स सी डिफरेंट क्वेश्चंस. ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सिन, इज और आर ऑक्सिन, ये आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन है IIT जैम का, दैट इज MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है ये आपका. तो पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट दिख ही रहे हैं, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड एंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड. बाकी जो बच गए 1 नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये आपका सिंथेटिक ऑक्सिन है, एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसको 2,4-D भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो योर सिंथेटिक ऑक्सिन. तो चारों याद रखना, चारों करेक्ट करके आओगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे. MSQ में सारे करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है तभी मार्क्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज इंडोल एसिटिक एसिड इज इन्वॉल्व इन, इंडोल एसिटिक एसिड ये भी आपका IIT जैम का क्वेश्चन है, दैट इज IAA ऑक्सिन. क्या करता है? ग्रेविट्रोपिज्म में नहीं इन्वॉल्व है, राइपनिंग में भी नहीं है, सेनेसेंस में भी नहीं है, तो ओनली ऑप्शन इज फ्लावरिंग. So this is all about this lecture. Thank you so much.